वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एज यूजुअल एक काफ़ी फेमस कोट के साथ। लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू ए सेकेंड चांस। लाइफ, आपका जो जीवन है ना, आपको हमेशा एक चांस देगा और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टुमारो बोलते हैं, कल बोलते हैं। और ये जो आप लोग करते हो ना कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ध्यान रखना कि आप एक एक चांस को गंवा रहे हो। आपका एक एक दिन जो है ना, आपको हजारों स्टूडेंट से पीछे ला रहा है। तो आपको बिल्कुल लग जाना है पूरे जोश और होश के साथ और HCS प्रीलिम्स की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो उसी कड़ी के अंदर आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा की जो अपनी पॉलिटी चल रही थी उसके अंदर। पहले तो मैं आप लोग को देखो एक चीज़ क्लियर करता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हरियाणा की फॉर्मेशन किस किस तरीके से हुई, पूरा डिटेल में मैंने आप लोग को समझाया। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो बाकी के जो बेसिक्स है वो समझेंगे। देखो, मैं आप लोग को आज की क्लास में वो नहीं पढ़ाऊंगा कि ये इतने टाइम तक CM रहे, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे कम समय के लिए, नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें आप लोग को बताऊं जो जनरली आप लोग को बुक्स में, किताबों के अंदर नहीं मिलती है। आप कोई भी हरियाणा की बुक XYZ पढ़ते हो तो उसके अंदर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन किसी बुक में, जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा कि तमिल को सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्यों यूज किया गया, आज की स्लाइड्स के अंदर मैंने उसको डाल दिया, उसको पूरा बताऊंगा मैं आप लोग को। इमरजेंसी हरियाणा में 3 बार लगी, और ये जो 3 बार इमरजेंसी लगी, ये इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था और इसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग समझेंगे। और इमरजेंसी क्या है वो हम लोग जानेंगे। हरियाणा की जो जुडिशरी है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हमें आज की क्लास के अंदर समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। देखो कुछ है ना, हमें आज की क्लास के अंदर बेसिक्स को समझना है जो हमारे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर पावर का जो हमारी शक्तियाँ होती है उसका बंटवारा किया जाता है। केंद्र, यूनियन के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन होते हैं। एक अपना होता है लेजिस्लेचर, सेकंड आपका होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड आपका होता है क्या, जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। ये जो लेजिस्लेचर है इसका काम होता है लॉ की फॉर्मेशन करना, कानून बनाना। ये लॉ को एग्जीक्यूट करता है, इंप्लीमेंट करता है। और ये जो जुडिशरी है ये लॉ को इंटरप्रेट करता है। तो 3 ऑर्गन है तो होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर देखो प्रॉब्लम क्या आती है। इसको हमने काम दे दिया कि आप कानून बनाओगे, आप कानून को लागू करोगे, और आप कानून सही है गलत है उसकी व्याख्या करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे। 3 ऑर्गन बना दिए, 3 अंग बना दिए, और तीनों को का काम बांट दिया और कहा कि भाई तीनों आप लोग है ना एक दूसरे के ऊपर नजर रखोगे। ये सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है इसके अंदर, यहां पर पूरा इंडिया है, उसके अंदर 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अगर भाई एक ही टाइप की सरकार बना दी जाती तो एक तो अपना भारत महान, जिसको आप लोग बोलते एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर कल्चर अलग अलग है लोगों के, यहाँ पर हर स्टेट का अलग कल्चर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ सकती थी, हो सकता है कि गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार पूरे राज्यों के अंदर उस तरीके से काम ना कर पाए। इसलिए हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट बना दी। और भी बहुत सारे रीजन है, वो आप लोग, चेतन सर आपको करा देंगे वो सारी चीज़ें। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, अगर हम लोग हरियाणा की ही बात करें तो उसके अंदर आपको देखो क्या समझना है। इस स्टेट गवर्नमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो हरियाणा स्टेट का लेजिस्लेचर है जो हरियाणा के अंदर लॉ बनाता है, कानून बनाता है। दूसरा हरियाणा स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा हरियाणा स्टेट की जुडिशरी है। अब इसके अंदर समझना है कि ये जो स्टेट का लेजिस्लेचर है ये हरियाणा के अंदर आपको यूनिकैमरलिज्म दिखाई देगा। देखो जनरली क्या होता है,
लेजिस्लेचर जो होता है, जो जिसको हम लोग विधायिका बोलते हैं हिंदी के अंदर, ये लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और किससे मिलकर बनता है? इन्हीं दो से मिलकर बनता है, तीसरा नहीं है, गवर्नर इसमें आएगा। 2 हाउस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी स्टेट के अंदर हाउसेस नहीं है। और जब सभी स्टेट के अंदर हाउसेस नहीं है तो हरियाणा का जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? यूनिकैमरलिज्म है, एक सदनीय है। एक सदन का मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या है? विधानसभा है। तो हरियाणा लेजिस्लेचर में सिर्फ क्या आएगा आपका? लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा, विधानसभा आएगा। हमारे यहाँ 90 मेंबर है विधानसभा के। हरियाणा एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को लागू करना। और आपको पता है कि जैसे यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट कानून को लागू करता है, ऐसे स्टेट लेवल पर कौन करता है? गवर्नर करता है। गवर्नर जो है उसको स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड भी बोलते हैं। एक्चुअल और नॉमिनल वो आपको पता है। गवर्नर हमारे यहाँ पर एक गवर्नर मिलेगा। अब हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब हमारे यहाँ पर जो गवर्नर है, गवर्नर को एडवाइस देने के लिए हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? सीएम होता है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुई और ये जो सीएम हुए, दीज ऑल आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि भाई एग्जीक्यूट कराने में वो भी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। एडवोकेट जनरल जो होता है वो लीगल मैटर्स के अंदर सरकार की, हरियाणा सरकार की क्या करता है? हरियाणा सरकार को एडवाइस देता है। तीसरा अपना आता है स्टेट का जुडिशरी। स्टेट के जुडिशरी में अब ये नहीं बोलना कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा का, नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक कॉमन हाई कोर्ट है। और इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग समझें कैसे कैसे ये किस तरीके से ये आया। स्टेट जुडिशरी हमारे यहाँ पर, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बनाए गए हैं, अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए हैं। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। आइए समझते हैं बेसिक को। देखो, सबसे पहले तो हरियाणा का लेजिस्लेचर ही समझते हैं। अब इस लेजिस्लेचर का काम क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं। वैसे तो इसके बहुत सारे काम है, लेकिन जो मेन काम है वो है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। और ये कानून क्यों बनाए जाते हैं ये आप लोग पढ़ लोगे पॉलिटी के अंदर। यूनिकैमरलिज्म है, एक सदनीय है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं। दूसरा, कितने मेंबर हैं एट प्रेजेंट? हमारे यहाँ पर 90 मेंबर है वर्तमान के अंदर। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब देखो, यहाँ पर जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 82 पढ़ते हो तो आर्टिकल 82 के अंदर डेलिमिशन के बारे में बात की गई, परिसीमन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सीटों का परिसीमन, मतलब एक जो विधायक है हमारा कितनी जनता को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर कितना एरिया आएगा, वो सारी बातें डेलिमिशन के अंदर आप डिटेल के अंदर आर्टिकल 82 पढ़ लोगे। 1966 जब हमारा स्टेट बना, 1 नवंबर 1966, तब उस टाइम पे हमारे पास कितनी सीटें हुआ करती थी? 54 सीट्स, 54 सीटें हुआ करती थी। अब देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के साथ हम लोग डेलिमिशन करेंगे और परिसीमन करेंगे तो सीटें उसकी इंक्रीज की जाएगी। 1967 के अंदर कितनी सीटें हो गई? 81 सीट्स, 81 सीट हो गई। 1977 के अंदर 90 सीट्स हो गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो 90 सीट्स हमारी हुई थी विधानसभा की, वो कब हुई थी? 1977 के अंदर हुई थी। तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। 90 मेंबर्स, 1966 के अंदर 54 सीट्स, 1967 के अंदर 81 सीट्स, 1977 के अंदर कितनी सीट्स हो गई? अपनी 90 सीट्स हो गई। तो ये आपको दिखाई देगा कि हमारे यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें वो 3 बार इंक्रीज हो चुकी है। अब एंग्लो इंडियन का क्या स्टेटस है? आप लोग आर्टिकल 331, 333 के अंदर लोकसभा वहाँ पर और यहाँ पर विधानसभा के केस के अंदर पूरा पढ़ लोगे। उनका रिप्रेजेंटेटिव क्या था, 10 साल के लिए वो सीटें हटाई है, वो क्या स्टेटस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग डिटेल में जान लोगे। तो ये हमारा लेजिस्लेचर है। आगे हम लोग अगर मूव करें तो देखो, अभी तो मैं ना आप लोग को बेसिक बातें बता रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट क्लासेस अपनी आएंगी तो उसके अंदर जो अदर चीज़ें हैं वो भी डिटेल के अंदर होगी।
अभी मैं आप लोग को ये बताने लगूँ स्टेट लेजिस्लेचर की क्या क्या पावर होती है, मनी बिल कैसे डिसाइड होता है, स्टेट का फाइनेंस बिल कैसे डिसाइड होता है, वो अपने काम की जरूरत है नहीं। अब अगर अब हम लोग बात करें किसकी, एग्जीक्यूटिव के, सॉरी एक सेकंड भाई, देखो ये हो गया आपका। अब अपना आता है कौन, गवर्नर, स्टेट का गवर्नर। स्टेट का गवर्नर जो है, अब अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देखते हो आप लोग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद आप लोग पंजाब एंड हरियाणा के गवर्नर की बात करते हो, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट 1956। ये 7th अमेंडमेंट 1956 क्या कहता है, ये 7th अमेंडमेंट 1956 बोलता है दो या दो से अधिक राज्यों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, दो स्टेट या उससे ज्यादा का एक क्या हो सकता है, कॉमन गवर्नर हो सकता है। और यही 7th अमेंडमेंट बोलता है कि दो स्टेट की एक कॉमन क्या हो सकती है, जुडिशरी हो सकती है। मतलब जहां पर एक कॉमन की बात आएगी, कौन सा अमेंडमेंट होगा, 7th अमेंडमेंट 1956। अब आपको पता पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, आर्टिकल 231 एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं कॉमन हाई कोर्ट की। तो ये जो 7th अमेंडमेंट है वो इसी के रिगार्डिंग है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कॉमन गवर्नर हुआ करते थे, अब बाद में आगे चलकर अलग हो गए। तो ये जो कॉमन गवर्नर की बात की गई है, कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई है, वो किस अमेंडमेंट के जरिए आई है हमारे यहाँ पर, 7th अमेंडमेंट। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को गवर्नर के बारे में बता देता हूँ। देखो आप गवर्नर है ना पूरा डिटेल के अंदर पढ़ोगे, किसके अंदर, इंडियन पॉलिटी के अंदर। यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो एक बार आप लोग को समझनी है। अब वो क्या है, वो काम की चीज़ समझो। देखो गवर्नर जो होता है, यूनियन है, यूनियन यहां पर क्या है, स्टेट है। अब यूनियन के लेवल पर अपना प्रेसिडेंट है और स्टेट के लेवल पर अपना क्या है, गवर्नर है। और गवर्नर की पोस्ट आर्टिकल 153 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 153 के अंदर गवर्नर के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 154 क्या बोलता है, आर्टिकल 154 बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड इन गवर्नर। जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है। मतलब स्टेट के अंदर कोई कानून लागू होगा, कोई भी बिल पास होगा या नहीं होगा, जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा स्टेट का वो कौन होगा, गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 के तहत एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की निकल कर आई है। अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, आपको पता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस से करता है, सरकारिया कमीशन जब आया तो सरकारिया कमीशन में ये कहा गया था कि जब भी गवर्नर स्टेट के अंदर, सॉरी जब भी प्रेसिडेंट स्टेट के अंदर गवर्नर की अपॉइंटमेंट करेगा तो वो कंसर्निंग स्टेट के सीएम के साथ एडवाइस लेगा, सलाह लेगा। तो यहां पर अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन सरकारिया कमीशन की जब रिपोर्ट आई सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर, उसमें फिर ये बोल दिया गया कि भाई जो कंसर्निंग स्टेट है उसके सीएम के साथ क्या किया जाएगा, एडवाइस ली जाएगी। और एक चीज़ और पता है आप लोगों को कि कोई भी जो गवर्नर होता है उसको उस स्टेट का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, उसके पास उस स्टेट की डोमिसाइल नहीं होनी चाहिए। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं कभी भी हरियाणा का गवर्नर नहीं बन सकता, कह रहे मजाक है भाई ये। तो ये चीज़, ये पावर आप लोगों को दिखाई देगी। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो हुई स्टेट की वो किसके हाथों में है, गवर्नर के हाथों में। देखो आज की क्लास में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग की कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अगली क्लासेस होंगी उनमें सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर होगी। गवर्नर के बारे में मेन मेन चीज़ें समझेंगे, उसके बाद हम लोग सीएम के बारे में मेन चीज़ें समझेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोग को, बाकी जो अपना टॉपिक है उसका देखना भाई। तो ये है, ये हुई अपनी कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी पावर आपको दिखाई देगी वो किसकी दिखाई देगी, गवर्नर की। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
ये भी करता है कौन? गवर्नर। और इसी सीएम की सलाह पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? गवर्नर करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, आर्टिकल 165 के अंदर उस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? गवर्नर करता है। बाकी स्टेट के जितने भी बेयरिंग ऑफिसर है, पदाधिकारी है, स्टेट के जो अधिकारी है, उन सब की नियुक्ति कौन, उन सब की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर ये समझ में आ गया, स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन? गवर्नर। स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है। और एक पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया, स्टेट के अंदर सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी अपॉइंटमेंट सब कौन करता है? गवर्नर करता है। एक पावर और यहां पर आप लोग जैसे डिस्क्रिप्टरी पावर भी देखते हो कि अगर किसी स्टेट के अंदर एक दल की सरकार नहीं बन पाई है, तो गवर्नर मेजोरिटी की भी नहीं बन पाई है, या गठबंधन अलायंस भी नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन के अंदर गवर्नर क्या करेगा? अपने डिस्क्रिप्टरी पावर का यूज करते हुए एक को डिक्लेयर कर देगा कि भाई आपको गवर्नर बनाया जाता है, और आपको फिर फ्लोर टेस्ट या फिर जो भी XYZ है वो आपको दिखाना पड़ेगा, अपनी मेजोरिटी दिखानी पड़ेगी इस तारीख को। तो ये भी कुछ पावर्स आप लोग को दिखाई देगी। तो ये तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आप लोग को समझ में आ गया किसके बारे में? गवर्नर के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग समझे लेजिस्लेचर पावर या लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है गवर्नर की। देखो, जैसे आप लोग प्रेसिडेंट के केस में एसेंट ऑफ बिल, किसी भी विधेयक पर सहमति के बारे में देखते हो, ऐसी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर किसके पास दिखाई देगा? गवर्नर के पास। पहला तो क्या है कि जो हमारी विधानसभा है, विधान परिषद तो है नहीं, उसको एड्रेस करने का काम किसका होता है? गवर्नर का होता है, लेजिस्लेचर पावर में आता है। दूसरा आपको दिखाई देगा कि जो हमारे सेशन होते हैं, जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, स्टेट के अंदर भी होता है, उस सेशन को क्या करना? समन करना, उसको प्रोरोगेट करना, एंड डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा। किसी भी सेशन को समन करना मतलब आहूत करना, बुलाना, प्रोरोगेट करना, उसकी समाप्ति की घोषणा करना, और विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा को की समाप्ति की घोषणा करना। ये भी काम किसका होता है? गवर्नर का होता है, लेजिस्लेटिव पावर के अंदर। एक थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखो, सिंपल बेसिक चीज क्या होती है, हमारे यहाँ पर साल में 3 सेशन होते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 3 सेशन का जिक्र नहीं है, उसमें तो ये कहा है कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर भाई स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा है, तो विधानसभा जो हरियाणा की विधानसभा है, उसकी पहली मीटिंग मान लो फ़ेब की 1 तारीख को होती है, तो उसको समन करने का काम किसका होता है? गवर्नर का होता है। प्रोरोगेट वो मान लो ख़त्म हो गई 5 अप्रैल को या 12 अप्रैल को, तो उसको प्रोरोगेट करने का काम, हर 5 साल के लिए विधानसभा बनती है, और जब 5 साल के लिए विधानसभा बनती है उसको डिसॉल्व करने का काम किसका होता है? ये भी गवर्नर का होता है। उसके बाद आप लोग देखते हो कि किसी भी बिल को एसेंट करना, डिसएसेंट करना, किसी भी विधेयक पर सहमति देना या ना देना, ये भी किसका काम होता है? गवर्नर का होता है। और भी बहुत सारी पावर है, आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ोगे, मैं तो एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे रहा हूँ। तो ये हो गया अपना कौन सा? गवर्नर वाला पोर्शन। जुडिशरी पावर के अंदर कुछ पावर गवर्नर के पास है नहीं, जो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये अपना कौन सा पार्ट हो गया? गवर्नर। अब अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको जो देखना है, अब देखो हरियाणा जुडिशरी। हरियाणा जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और किस किस तरीके से चीज़ें हैं वो एक बार हम लोग जानेंगे। देखो,
जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पॉइंट मैं आप लोग को बता देता हूं। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आप लोग जाओगे तो हरियाणा जुडिशरी को आप लोग समझने के लिए, क्योंकि कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि पहले हाई कोर्ट कहाँ हुआ करता था, फिर क्या हुआ। तो देखो 1861 के अंदर हाई कोर्ट एक्ट आया और उस हाई कोर्ट एक्ट के अंदर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर क्या लगाए गए, 3 हाई कोर्ट लगाए गए। अब उनकी जुडिक्शन उस हाई कोर्ट तक, उस स्टेट तक हुआ करती थी। तो 3 हाई कोर्ट लगा दिए कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में 1861 के अंदर। टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया। अब ये जो अपना जुडिशरी हरियाणा का है, इसका क्या बैकग्राउंड है। आपको पता है कि पंजाब जो है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ होता था। स्टार्टिंग से हो या अब से देख लेते, एक हो गया वेस्ट पंजाब और एक हो गया ईस्ट पंजाब और एक हो गया उड़ता पंजाब। ठीक है, चलो भाई, मजाक था भाई। वेस्ट पंजाब और एक हो गया कौन सा, अपना ईस्ट पंजाब। तो इन दोनों के लिए क्या हुआ करता था, एक कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था। कॉमन हाई कोर्ट। और ये जो कॉमन हाई कोर्ट है ये कहां पर हुआ करता था, लाहौर के अंदर। लाहौर में कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था। अब वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब के जितने भी केसेस हैं वो इसी कॉमन हाई कोर्ट लाहौर के अंदर हुआ करते थे। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम इसके अंदर डेवलपमेंट आता गया, विकास होता गया इसका। जब डेवलपमेंट इसका होता गया तो एक टाइम पीरियड आपको ऐसा दिखाई देगा जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो उस टाइम पे 7th अमेंडमेंट 1956 सेम आप अमेंडमेंट देखो। और इस 7th अमेंडमेंट 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, इसमें एक चीज़ नज़र आई कि भाई आर्टिकल 231 का यूज़ करते हुए हम लोग एक कॉमन क्या बना देते हैं, हाई कोर्ट बना देते हैं। तो 1947 के बाद 56 के अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट, मतलब 1966 के अंदर जब हरियाणा बना तो इन दोनों का एक कॉमन हाई कोर्ट था। और बिल्कुल आर्टिकल 231 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इसी चीज़ का तो जिक्र करता है कि एक कॉमन हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो 1966 में हमारे पास पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक कॉमन हाई कोर्ट के रूप में दिखाई दिया और तभी क्यों आज भी है और चंडीगढ़ के अंदर इसको सिचुएटेड किया गया है। तो ये 7th अमेंडमेंट था। अब एक बार इसका देखो, इसका इवोल्यूशन एक बार पढ़ लेते कि कैसे कैसे ये हुआ। अब ये जो हरियाणा जुडिशरी की हम लोग बात करें तो अपना हाई कोर्ट जो था, जो आज के टाइम पे ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब का पार्ट है, उसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे, लाहौर हाई कोर्ट। और ये बना था कब, 20 मार्च 1990, 20 मार्च 1919 को कौन सा हाई कोर्ट बना, लाहौर हाई कोर्ट। अब देखो ये जो लाहौर हाई कोर्ट था इसकी अगर मैं बात करूं तो पूरा पंजाब, अपना हरियाणा वाला पोर्शन भी आ गया इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश तो था ही। तो ये पूरा का पूरा जो कामकाज था इसका इसी लाहौर हाई कोर्ट के पास था। ये जो लाहौर हाई कोर्ट था, लाहौर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती थी किसी भी प्रकार के मामले की अपील करने की, कहां पर, पंजाब के अंदर। और इवन कुछ मामले तो इसके अंदर कहां तक भी आते थे, दिल्ली का भी कुछ मामला इसको दिया गया था। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट था पंजाब और दूसरा क्या है, दिल्ली के लिए ये बेसिकली बना हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के बाद बनने के बाद आगे की स्टोरी आपको फिर क्या दिखाई देगी, देखना। 1947 के बाद आपको समझना है। 1947 के बाद क्या हुआ कि ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट बन गया। देखो 2 हिस्सों के अंदर ये बट गया, ये हो गया वेस्ट और ये कौन सा हो गया, ईस्ट। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये वाला तो चला गया कहां पर, पाकिस्तान के अंदर, और ये अपने पास आ गया। ये ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट था, ये 15 अगस्त 1947 को बना। अब 15 अगस्त 1947 को हमारे पास ये ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट आ गया। जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट वाला पोर्शन उनके पास चला गया। अब समझने वाली क्या चीज़ है इसके अंदर खास, अब समझने वाली चीज़ अब आएगी, देखना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
कमेंस हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये जो पंजाब हाई कोर्ट है इसकी सीट को कहाँ पर हमने रखा, शिमला के अंदर। और ये पहले भी लाहौर के बाद ये पहले भी शिमला चलती थी। तो शिमला के अंदर, अब शिमला में रखने का एक दो रीज़न तो ये था कि जब गर्मियाँ आती थी तो लाहौर या यहाँ के आसपास का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वहाँ पर काम करना मुश्किल होता था। और भाई इस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि एसी पे या फिर इस तरीके का काम हो रहा है, तो हम लोगों ने एक ठंडी जगह पर इसको बना दिया। और वो कहाँ पर बना दिया, शिमला के अंदर। शिमला के अंदर ये चलता रहा। वो इसीलिए किया गया, अब जो रीज़न जो दिए जाते हैं वो रीज़न ये दिए जाते हैं कि भाई शिमला में क्योंकि ठंड होती थी और ठंड की वजह से हमारे जज साहब जो है वो इजीली काम कर पाए, इसलिए इसको शिमला के अंदर किया गया। तो इसकी सीट को शिमला कर दिया गया। और कब किया गया, 26 जनवरी 1950। अब एक चीज़ समझनी है आपको। अब आपको पता है कि पहले हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट हुआ करता था, 1919 में बना था वो। लाहौर हाई कोर्ट के बाद यही लाहौर हाई कोर्ट का कुछ पोर्शन किसके अंदर आ गया, ईस्ट पंजाब के अंदर आ गया। ईस्ट पंजाब के अंदर आया तो अब उसको हमें अपने पंजाब के अंदर लेकर आना है। देखो हमने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जो अपना दिल्ली का फेडरल कोर्ट था वो, मैं 1950 से पहले की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उसके बाद हमारे अलग अलग हाई कोर्ट बने हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले, उनके अंदर अलग अलग केसेस चल रहे हैं, उनमें जजेस काम कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पता था कि यार अगर हम इन सारे चीज़ों को हटा देंगे और एक नया कोर्ट बनाएंगे, नई जुडिशरी बनाएंगे, तो बड़ी दिक्कतें होगी। अब कुछ केसेस तो ऐसे थे जो कॉमन थे वहाँ पर कि भाई वो तो ऑटोमेटिकली भारत में आने ही थे। तो हमने एक आर्टिकल का यूज़ किया। कौन से आर्टिकल का, आर्टिकल 376। जब आप लोग आर्टिकल 376 पढ़ते हो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो भी जजेस थे उनको जो सैलरी मिलती थी, वहाँ पर जो केसेस थे उसको एज इट इज ट्रांसफ़र कर दिया गया किसके अंदर, अपने आज के सुप्रीम कोर्ट, आज के हाई कोर्ट के अंदर। ये जो दिल्ली का फेडरल कोर्ट था ना, यही दिल्ली का फेडरल कोर्ट दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा। और किस आर्टिकल का यूज़ करते हुए, आर्टिकल 376। जैसे आप लोग एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, हरीलाल जे कानिया, हीरालाल नहीं, हरीलाल जे कानिया इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे। उनके पहले चीफ जस्टिस बनने का मेन रीज़न ये भी था कि वो जो अपना दिल्ली का फेडरल कोर्ट था उसके आखिरी चीफ जस्टिस थे। और इस आर्टिकल 376 के अकॉर्डिंग क्या यूज़ किया गया, 376 के अकॉर्डिंग ये यूज़ किया गया कि जो भी वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो भी चीफ जस्टिस है या अदर जजेस है उनको एज इट इज़ किसके अंदर ला दिया जाएगा, एज इट इज़ ला दिया जाएगा अपने इस वाले कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सेम हरियाणा के केस के अंदर हुआ। लाहौर हाई कोर्ट था, जब पार्टीशन हुआ तो अलग हुआ, और ईस्ट पंजाब था उसका कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो शिमला के अंदर। ये पंजाब हाई कोर्ट 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद हमने उसको ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट आपको समझना है कि शिमला था, अब पंजाब एंड हरियाणा के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे। ये चल ही रहा है ईस्ट पंजाब वाला। हमने क्या किया, शिमला से इसको शिफ्ट करके कहाँ पर हम लोग ले आए, चंडीगढ़ के अंदर। लो भाई, आपके शहर चंडीगढ़ के अंदर हमने 17 जनवरी 1955 को इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। 1955 तक की स्टोरी यहाँ पर क्लियर हुई। आगे देखते हैं। जब 1 नवंबर 1966, इससे पहले आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था, कौन सा कमीशन, साहा कमीशन, हुकुम सिंह कमेटी। ये जो साहा कमीशन बना, इस साहा कमीशन में ने एक तो आपको पता 3 मेंबर थे, एक तो जस्टिस जेसी साहा थे, दत्त साहब थे और MM फिलिप साहब थे। ये जो साहा कमीशन था, इसने एक तो
बाउंड्री डिसाइड की दोनों के बीच में। दूसरा, इसने जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो पास किया, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, उसी के अंदर हरियाणा और पंजाब की जुडिशरी को भी डिसाइड किया साहा कमीशन ने। अब इस साहा कमीशन की रिपोर्ट को अपनाते हुए कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लोग फिर समझ नहीं पाते कि यार इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो बना, पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट जो बना, वो बताना किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना। तो भाई जाहिर सी बात है साहा कमीशन ही होगा। साहा कमीशन ने ही पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। और जब ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ तो आपको पता है कि 7th अमेंडमेंट, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए, पंजाब और हरियाणा के लिए, दोनों के लिए अलग हाई कोर्ट होना जरूरी है। देखो उस टाइम पे काफ़ी डिस्प्यूट हो सकता था इस हाई कोर्ट को लेकर, इसलिए हमने इसको क्या किया, इसको अलग, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अलग ना रखते हुए एक भी रखा। और आज के टाइम पे भी डिमांड चल रही है कि अलग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सरकार ने या फिर साहा कमीशन ने क्या चाल चली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये 3 बना दिए। चंडीगढ़ को हमने डिक्लेयर कर दिया यूनियन टेरिटरी। दूसरी तरफ बच गया कौन सा, पंजाब और हरियाणा। क्या चाल चली, ये चाल चली कि भाई नाम दे देते हैं पंजाब और हरियाणा, पंजाब वाले भी खुश, हरियाणा वाले भी खुश, और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बच गई। तो इसकी बेंच कहाँ पर है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अंदर। तो पंजाब भी खुश, हरियाणा भी खुश, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ भी खुश। हालांकि हरियाणा के कुछ लोग अब भी बोल देते कि नहीं, इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा नहीं, हरियाणा एंड पंजाब होना चाहिए। खैर यार उससे कोई ज़्यादा वो पढ़ने वाला है नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो अब आप कहोगे सर हाई कोर्ट तो अलग अलग होना चाहिए, पंजाब का अलग और हरियाणा का अलग। देखो हाई कोर्ट अलग बनाने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई भी नया स्टेट बनाने में दिक्कत आती, अलग अलग हाई कोर्ट बनाने में दिक्कत आती। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जब आप लोग आर्टिकल 231 पढ़ोगे, 231 में क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट। एक कॉमन हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और उसी की तर्ज पर ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी है। जब आप लोग 7th अमेंडमेंट पढ़ोगे 1956 का, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक स्टेट का एक कॉमन हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और देखो हमने कर दिया। चलो तो ये यहाँ तक की स्टोरी आपको हरियाणा जुडिशरी में इसके डेवलपमेंट की स्टोरी आप लोग को समझ में आई। अब यार देखो हरियाणा लेजिस्लेचर में, हरियाणा एग्जीक्यूटिव में, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ाने का है नहीं। जहाँ पर है वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखना अब आगे। अब बात आती है स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, जजेस की संख्या। आपको पता है अपने जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस है, इन दोनों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। हमारा जो इंडिया का प्रेसिडेंट साहब है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हटा, उसके बाद कॉलेजियम आ गया दोबारा से। तो अब होता क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग स्टेट के अंदर देखते हो, स्टेट के अंदर जैसे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर चलता है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका आता है हाई कोर्ट, और फिर आपका आता है कौन सा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जिसको आप लोग बोलोगे, एससी, एचसी एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक है, हाई कोर्ट कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। बिल्कुल सही बात है, कॉलेजियम सिस्टम, ये भी आपको पता है। अब यहां पर क्या होता है कि जो जजेस की स्ट्रेंथ है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस है, जजेस की संख्या को बढ़ाया गया, तो वो जजेस की स्ट्रेंथ भी कौन डिसाइड करती है, अपनी पार्लियामेंट।
अपनी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाकर जजेस की स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है, न्यायाधीशों की संख्या को क्या करती है, वो बढ़ा देती है। ये जो जजेस की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में भी टाइम टू टाइम बढ़ी और आपकी हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी इसको इंक्रीज किया गया। और कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कौन? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नहीं, सिंपल लॉ के जरिए। ठीक है, अब देखना है हाई कोर्ट के अंदर हमारे पास दिखाई देगा एट प्रेजेंट कितने जजेस है? 67 प्लस 1 जजेस। 67 का मतलब हुआ 67 जजेस है। एक जो है हमारे पास क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो 67 प्लस 1 जजेस का मतलब ये हुआ कि 67 जजेस है, एक हाई कोर्ट, एक चीफ जस्टिस है, जिसमें 37 परमानेंट जजेस है और जो 30 है वो एडिशनल जजेस है। ये स्ट्रेंथ रखी गई है प्रेजेंट टाइम पे हमने किसकी? अपने हरियाणा के जुडिशरी की। अब ये एडिशनल जज क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। एडिशनल जज, जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे हाई कोर्ट के बारे में तो एडिशनल जज की अपॉइंटमेंट का के बारे में बताया गया है। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है अपना हरियाणा स्टेट, इसके अंदर काम का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब इसके अंदर काम का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर एडिशनल जज की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। अब ये जो एडिशनल जज है हरियाणा के अंदर इनकी स्ट्रेंथ को कितना रखा गया है? 30। देखो मैं ज़्यादा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग है ना चेतन सर आपको डिटेल के अंदर करा देंगे, वो मेरा टॉपिक भाई नहीं है। देखिए तो ये हुआ स्ट्रेंथ ऑफ जजेस के बारे में। लेकिन एट प्रेजेंट आप लोग देखोगे तो आपको किसी भी स्टेट के अंदर आप जाते हो तो उस स्टेट के अंदर हमेशा जो सैंक्शन की जाती है स्ट्रेंथ, उस सैंक्शन स्ट्रेंथ से हमेशा कम जज ही मिलते हैं। जैसे आज के टाइम पे लगभग 58 के आसपास स्ट्रेंथ रहती है, ये है। अब अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो आता है हरियाणा के अंदर इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी? वो आइए एक बार जानते हैं। इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 352 में आती है। एक अपनी होती है जिसको आप लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हो, राष्ट्रपति शासन बोलते हो। अब देखो हरियाणा के अंदर अब तक 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाला वर्ड नहीं लिख रखा है। 3 आर्टिकल बेस होते हैं, 356, 355 और 365। तीसरा आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, FE, जो कि आता है आपका किस आर्टिकल के अंदर? 360 आर्टिकल के अंदर। आपका नेशनल इमरजेंसी आपका कौन सा? प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा आपका कौन सा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों समझते हैं। हमें ये समझना है कि जो प्रेसिडेंट रूल ये जो हरियाणा में लगा इसका कारण क्या था, रीजन क्या था। और दूसरा हमें ये समझना है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोग जान लें कैसे कैसे ये इमरजेंसी लगती है और प्रोवोक होती है। आइए समझते हैं। देखो आर्टिकल 356 क्या बोलता है। अब हम लोग हरियाणा में इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। अब ये जो आर्टिकल 356 होता है ये बात करता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी इन स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी क्या हो जाए? फेल हो जाए, उसका जिक्र करता है, उसकी बात करता है। कौन सा आर्टिकल? आपका 356। आपको पता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में बाप बेटे जैसा रिलेशन है, बिल्कुल। और बेटे को हमेशा रिपोर्ट देनी पड़ती है किसको? बाप को, मतलब पिता को। अब स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी मशीनरी है जिसकी रिपोर्ट हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जरिए भी रहती है और गवर्नर से भी रिपोर्ट जाती रहती है किसके पास? यूनियन के पास। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, स्टेट के जो जो प्रोविजन है, जो जो पावर्स मिली हुई है, उसके अकॉर्डिंग स्टेट काम नहीं कर पाता तो माना जाएगा कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी क्या हो गई? फेल हो गई।
तो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल, कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया और ये कैसे फेल होती ये भी नहीं डिफाइन किया गया है। अब आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हरियाणा एंड पंजाब रूल्स 1977 बना हुआ है। हालांकि उसके अंदर कुछ बातें बताई गई कि भाई ये कंडीशन हरियाणा में जब आई तो ये माना गया। 1977 में आपको पता है, ये पंजाब रूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग दोनों का सेम है। तो हमारे यहाँ पर हरियाणा वाला जो रूल बना हुआ है, विधानसभा की भी बातें उसके अंदर, इमरजेंसी की बातें भी लिखी हुई है, तो वो सारी की सारी जब आप पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ से आपको समझ में आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी क्या हो गई, फेल हो गई। दूसरा आप लोग देखते हो आर्टिकल 355 और 365, ये दोनों भी बैकग्राउंड तैयार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी को क्या करने का, फेल करने का। कैसे देखते हैं एक बार। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, ज़्यादातर तो कब होता है, ज़्यादा डिस्प्यूट तो तब होता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर 90 मेंबर है, मान लो क्या है 90 मेंबर है। अब किसी एक पार्टी को सरकार बनानी है, मेजोरिटी अलायंस की सरकार बननी है, गठबंधन की सरकार बननी है, 2-3 पार्टी इकट्ठा हुई, कुछ टाइम के बाद मान लो 2-3 मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, 2-3 मेंबर वैसे छोड़ के चले गए, तो ए जो पार्टी जिसकी सरकार थी वो टूट गई। जब इस ए पार्टी की सरकार टूट गई तो गवर्नर साहब इनको कहेंगे कि भाई आप अपनी मेजोरिटी प्रूफ करो, आपको इतने दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अब ये जा रहे यहाँ वहाँ, लेकिन इनको मेजोरिटी, इनकी मेजोरिटी मिली नहीं। तो अब फाइनली क्या होगा, जब ए की मेजोरिटी नहीं हुई तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेट के अंदर क्या लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट रूल। ये स्टेट वाली इमरजेंसी यहाँ पर इम्पोज्ड कर दी जाएगी। देखना, तो ये कुछ एक कंडीशन बन सकती है। अब जो आर्टिकल 356 है वो कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल होने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी की बात करता है। ये जो आर्टिकल 355 है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ यूनियन, कि भाई यूनियन की ड्यूटी होगी। मैंने आपको बताया ना, बाप बेटे जैसा रिलेशन है, क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसको, स्टेट को। और किससे करना, स्टेट्स को, दो चीजों से, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन से, और दूसरा किससे, अपना इंटरनल डिस्टरबेंस से। ठीक है, यहां पर अब भी इंटरनल डिस्टरबेंस मॉडल लिखा हुआ है। तो दो चीजों से प्रोटेक्ट करना है, या तो कोई बाह्य आक्रमण हो, जैसे वो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अटैक किया या कोई भी दूसरी कंट्री ने अटैक किया, तो ये हमारी यूनियन की ड्यूटी होगी कि अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करना। दूसरा इंटरनल डिस्टरबेंस, देखो यूनियन और स्टेट, यूनियन हमेशा एक तरीके से बाप का रिश्ता निभाता है, किसके साथ, स्टेट के साथ। वो हमेशा नज़र रखेगा किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ पर ये वाली चीज़ें ना हो पाए, स्टेट के अंदर ये एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, कोई अटैक कर दे, तो ऐसी कंडीशन में यूनियन क्या करता है, प्रेसिडेंट अपने हाथ में पावर ले लेता है। ये चीज़ें ना हो पाए तो वो भी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी का एक बैकग्राउंड तैयार होता है। अगला आप लोग अगर आप 365 आर्टिकल देखते हो तो आर्टिकल 365 में आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी आपको कि डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा, किसको, स्टेट को। और अगर वो डायरेक्टिव फॉलो नहीं हुए तो भी क्या माने जाएंगे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी क्या होगी, फेल होगी। तीन चीज़ें हैं, या तो फेल हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी खुद, राज्य सरकार काम ना कर पाए, बजट पास ना कर पाए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, या फिर यूनियन स्टेट को डायरेक्शन दे और दो चीज़ों को लेकर, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन को लेकर, इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर प्रोटेक्ट करे, तो उस प्रोटेक्ट करने को लेकर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। वहाँ पर आपने देखा भी होगा जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसके साथ साथ कई राज्यों में प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर दिया जाता है। तीसरा होता है डायरेक्टिव दिए जाए यूनियन को, किसके, यूनियन दे डायरेक्टिव और किसको दे, स्टेट को, और वो डायरेक्टिव्स मानने से मना करते हैं। फिर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल ये दिखाई दिया आपको
कि हरियाणा के अंदर मान लो XYZ कोई आंदोलन हो रहा है रिजर्वेशन को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर आरक्षण हो रहा है, और हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में अफरा तफरी मची हुई है। अब यूनियन कहे स्टेट को कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, आपका पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई स्टेट तो मान ही नहीं रहा है यूनियन की, मतलब वो उस वैसी कंडीशन में आप उसको दूसरे एंगल से मत देखना। लेकिन ऐसी कंडीशन में भाई स्टेट की तो, यूनियन की तो ड्यूटी बनती है ना कि उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे। दूसरा, वो उसको डायरेक्टिव्स भी दे सकता है। जैसे हुआ भी था जब हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ था, तो जाट आंदोलन के टाइम पे यूनियन ने बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए, किसको, निर्देश दिए, किसको, हमारी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को। तो और स्टेट गवर्नमेंट ने माने भी। वहाँ पर जिद पर अड़ जाते तो स्टेट गवर्नमेंट ये, यूनियन गवर्नमेंट ये बोलता है, देखो भाई मेरी ड्यूटी है इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी प्रोटेक्ट करना, और मैं प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट करने के चलते ये हो सकता है। तो मामला तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है। तो ये 3 चीज़ें इमरजेंसी के दिखाई देंगे। अब बात तो हो गई हरियाणा में इमरजेंसी जब लगी तो 2-3 चीज़ें आप लोग को समझनी है। देखो, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये वाला टॉपिक है जो जनरली किताब आप लोग हरियाणा की कोई भी पढ़ लेते हो, अपने प्रोफेसर साहब की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब की, तो उनकी किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है। कई बच्चे जैसे पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक करे, पढ़े, कौन सी बुक ना पढ़े। यार देखो, इतना मैं करा रहा हूँ, बाकी नोट्स मिल रहे, मोर देन इनफ है। लास्ट क्लास और उसके बाद जब तक आपका प्रीलिम्स होगा, आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कितना इतना हम लोग पढ़े। तो आपको मटेरियल बहुत सारा मिलना है, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहो। हाँ, किसी को पहले ही कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो कोई भी एक अच्छी बुक उठा लो। बाकी ज्योग्राफी लगभग करवा रखी है मैंने, उसको देखो। छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो भाई सबकी ही रहेगी, आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है कि एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर तो किसी को नहीं आता और मैं वही चीज़ें पढ़े जा रहा हूँ। नहीं, ये वाली गलती नहीं करनी है। अगर आपको सक्सेस होना है तो ऐसी चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा, आपको एक अच्छे लेवल पर सोचना पड़ेगा। यार आप लोग DSP बनने जा रहे हो, SDM बनने जा रहे हो, तो उस लेवल की चीज़ें तो सोचनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लगभग सारे जो 10% ज्योग्राफी है वो भी आज में ही या कल में ही मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी के नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा कि यार इस फ्राइडे तक मेरी अब क्लास है, सैटरडे संडे मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, तो पूरा का पूरा है ना तैयार है। लगभग कुछ करेक्शन करानी है उसके अंदर, वो मैं आप लोग का सैटरडे संडे के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी नोट्स के फॉर्मेट में। आप उसको पढ़ते रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, उतने से काम बन जाएगा, हरियाणा आराम से बनेगा, दौड़ेगा। चलो, तो अब समझते हैं कि हरियाणा के अंदर जब इमरजेंसी लगी, 3 बार इमरजेंसी लगी है। पहला गवर्नर कौन था, CM कौन थे और सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो समझना है। देखो बेसिक समझते हैं। पहली जो इमरजेंसी आपकी लगी, इसकी डेट आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम का अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम देखते हो तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 21 नवंबर 1967 से लेके 21/5/1968, मतलब एग्जैक्ट याद ना रहे तो 1967 से लेके 68 तक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गवर्नर कौन थे, अपने BN चक्रवर्ती, और CM कौन थे, वीरेंद्र सिंह। ये ठीक है, ये समझ लिया। देखो मैं आप लोग को बता देता हूं इस इमरजेंसी का कारण क्या था। इस इमरजेंसी का कारण आपको दिखाई देगा डिफेक्शन, ये वाला। अब ये डिफेक्शन क्या होता है और इसके अंदर क्या डिसीजन लिया गया। देखो, डिफेक्शन का मतलब होता है दल परिवर्तन। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हो किसके बारे में, दल परिवर्तन के बारे में। कौन से शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है ये भी आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपना 10th शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है, उसमें दल परिवर्तन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1967 का जो टाइम पीरियड था, 66 के अंदर अभी हम लोग नए स्टेट के रूप में उभरे, और 67 के अंदर हमारे बहुत सारे विधायक साहब दल परिवर्तन करने लगे। तो एंटी डिफेक्शन लो, दल परिवर्तन, जो देखो 10th शेड्यूल जो है ना, 10वीं अनुसूची है, ये 10th शेड्यूल दल परिवर्तन की ही बात करता है।
अब उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि चूंकि 10th शेड्यूल तो बाद में आया है, 10वीं अनुसूची तो बाद में आई है, लेकिन उससे पहले फिर दल परिवर्तन के ऊपर क्या लागू होता था। तो आपको दिखाई देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये प्रोविजन किए गए थे इन सारी चीज़ों के। तो 1967 के आसपास बहुत सारे लोगों ने दल परिवर्तन किया, विधायकों ने, और दल परिवर्तन जब हुआ तो उसने जन्म दे दिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो राजनीतिक में अस्थिरता आ गई जब भाई एक पार्टी ए जो है छोड़कर जाएगा, पार्टी बी की तरफ शामिल होगा या फिर रिजाइन कर देगा, तो मेजोरिटी जो है वो रह नहीं पाएगी। और मेजोरिटी जब रह नहीं पाएगी तो इस टाइम पे जो सीएम साहब थे बीरेंद्र सिंह, इन्होंने केस भी किया था कहाँ पर, अपने हाई कोर्ट के अंदर इनके नाम से केस भी, राव बिंद्र सिंह वर्सेस ओआरएस। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब आई तो फाइनली क्या किया गया, इम्पोज कर दिया गया कौन सी इमरजेंसी को, यहाँ पर फर्स्ट इमरजेंसी को, हरियाणा के अंदर पहले प्रेसिडेंट रूल को। अब देखो, प्रेसिडेंट रूल जब हरियाणा में या किसी भी स्टेट में लगता है तो उसमें एक रीजन ये पूछा जाता है कि असेंबली सस्पेंड हुई या डिसोल्व हुई। तो हरियाणा में 3 बार इमरजेंसी लगी और तीनों में हरियाणा की विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया गया, डिसोल्व कर दिया गया। तीनों के अंदर डिसोल्व कर दिया गया, सस्पेंड नहीं किया गया था। चूँकि आर्टिकल 356 आप लोग जब पढ़ते हो तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो असेंबली है या तो सस्पेंड कर सकते हैं इसको या फिर डिसोल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि डिसोल्व होगी ही होगी, सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो असेंबली को क्या कर दिया गया था, डिसोल्व कर दिया गया था। तो इसका एक मेन रीजन डिफेक्शन बताया गया, दल परिवर्तन बताया गया है, और दल परिवर्तन के कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई उसकी वजह से ये इमरजेंसी इम्पोज्ड हुई थी। ये थी अपनी कौन सी इमरजेंसी, फर्स्ट इमरजेंसी। अब चलते हैं हम लोग अपनी सेकेंड इमरजेंसी के ऊपर। देखो, सेकेंड इमरजेंसी जो लगी उसकी भी डेट आपको याद रखनी है, 30th of April 1977 to 21st of 6 1977। देखो, ये हमारी क्या रही, इमरजेंसी रही। अब आपको एक चीज़ पता है कि 1977 का जो टाइम पीरियड था, 1975 में देश के अंदर क्या लगा था, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई थी। जब नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर 75 में इम्पोज हुई तो वो 77 तक चली। ये जो 2 साल के नेशनल इमरजेंसी थी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। बहुत राज्यों के अंदर एक अलग तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दी। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं थी वहाँ पर भी कुछ बदलाव दिखाई दिए। तो ये सारे के सारे जो कारण है इसके नेशनल इमरजेंसी के 75 में दिखाई दिए, उसका इम्पैक्ट 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे यहाँ पर भी सरकार बनती है। अब देखो, एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि फर्स्ट इमरजेंसी, सेकंड इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, तीनों असेंबली को डिसोल्व किया गया था। मतलब हरियाणा की 3 इमरजेंसी में तीनों को जब डिसोल्व किया उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं। एक में बंशीलाल, फिर भजन लाल और फिर अपने देवीलाल। ये 3 लाल आते हैं, मनोहर लाल ये भी नहीं है, वो तो आज के हैं। तो ये इस तरीके से उनकी सरकार बनी। अब ये जो इमरजेंसी लगी तो इस टाइम पे क्या था, 1977 में जनता दल एक नई पार्टी के रूप में उभर कर आई, और जब वो नई पार्टी उभर कर आई तो उनको अच्छी खासी जीत हुई। इवन यहाँ पर देखो क्या दिखाई दिया, मार्च 1977 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी थी, उसको हरियाणा के अंदर एक भी सीट उसको नहीं मिली। ठीक है, अब एक चीज सोचो, एक रूलिंग पार्टी जो है और इतने बड़े लेवल की पार्टी है और उसको हरियाणा में सीटें ना मिले तो यहाँ पर तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हरियाणा यूनियन गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट दिस इम्प्लाइड ए कंप्लीट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसका एक रीजन आप लोग ये बता सकते हो कि
सेकेंड इमरजेंसी में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा के अंदर जीत नहीं पाती है और फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को दिखा देती है और वहाँ पर हरियाणा स्टेट के अंदर क्या लगा दी जाती है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर इस टाइम पे जो थे वो थे जय सुखलाल हाथी और सीएम जो थे वो बनारसी दास गुप्ता थी। पूरा लिखा हुआ, आप इसको आराम से पढ़ लेना कि क्या क्या रीजन रहा है। तो पहली इमरजेंसी का रीजन बताया गया, जो डिफेक्शन था, दल परिवर्तन था, वो था। दूसरी इमरजेंसी का रीजन वहाँ पर एक तरीके से सरकार की मानामानी भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जुडिशियल रिव्यू को लेकर फिर देखो 1977 में जब बना ना, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने रूल बनाए। रूल के अंदर जुडिशियल रिव्यू को लेकर भी काफ़ी बातें हुई कि यार इस तरीके से तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर ये होता है कि 77 में के बाद इसमें असेंबली को, हरियाणा की जो विधानसभा थी इसको डिसोल्व कर दिया जाता है। हरियाणा की विधानसभा जब डिसोल्व हुई तो फ्रेश इलेक्शन कराए जाते हैं और वहाँ पर आपको फिर जनता दल के रूप में दिखाई देंगे। तो ये अपनी सेकंड इमरजेंसी थी जिसका मेन कारण लिंक किया गया किसके साथ, नेशनल इमरजेंसी के साथ, और हरियाणा के अंदर जो सीटें नहीं जीत पाए। ठीक है, तीसरी इमरजेंसी देखते हैं। देखो तीसरी इमरजेंसी मैंने बताया तीनों में असेंबली को, तीसरी इमरजेंसी तीनों में असेंबली को डिसोल्व किया था, सस्पेंड किसी में नहीं हुआ। उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं, बंशीलाल, भजनलाल और देवीलाल ये अपने नए सीएम बनकर आते हैं। थर्ड इमरजेंसी जो है कब से कब तक, 6 अप्रैल 1991 टू 23/6/1991। 1967 में पहली, फिर 1977 में दूसरी और 1991 में फिर तीसरी। 67 वाले का रीजन डिफेक्शन, 77 वाले का रीजन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसके चलते, इमरजेंसी जब लगी तो सीटें नहीं जीत पाई, उसके चलते। 1991 का एक थोड़ा सा अलग मामला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ना तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस टाइप की हुई, ना डिफेक्शन हुआ, लेकिन सर्कमस्टांसेस क्या है देखो। यहाँ पर क्या था कि इस टाइम तक 1952nd अमेंडमेंट जो 1985 है, उस टाइम तक एंटी डिफेक्शन लॉ आ चुका था, दल परिवर्तन कानून आ चुका था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया, वो पहले भी था, लेकिन वहाँ पर फिर हम लोग आर्टिकल्स के अंदर बात करते थे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो स्पीकर थे इस टाइम के, उन्होंने 3 मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर दिया, 3 एमएलए को, 3 एमएलए को डिस्क्वालीफाइड किया। और उस टाइम पे किसकी सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला की। तो जब इन 3 मेंबर को डिस्क्वालीफाइड किया तो ओम प्रकाश चौटाला, इनकी जो सरकार थी, इनके द्वारा जो लेड की गई सरकार थी, वो माइनॉरिटी में आ गई। माइनॉरिटी में आ गई तो गवर्नर साहब ने इनको डायरेक्टिव्स दिए, और क्या डायरेक्टिव दिए कि 3 अप्रैल 1991 तक आप क्या प्रूफ करोगे, आप प्रूफ करोगे कि मेजोरिटी आपके पास है या नहीं है। अब इनको टाइम दिया गया था। अब ये पहले ही गवर्नर को, जो हमारे सीएम साहब है, ये पहले ही गवर्नर के पास, डायरेक्टिव के पास जा सकते थे, गए थे कि यहाँ पर पहले से इमरजेंसी लगा दी जाए क्योंकि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। तो इनको टाइम दिया गया 3 अप्रैल 1991 का, और ये उस 3 अप्रैल जो 1991 की जो डेट थी उसको क्रॉस कर जाते हैं, और वहाँ पर फिर ये होता है कि अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते। और जब मेजोरिटी प्रूफ नहीं हुई तो अगले ही दिन 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23/6/1991 यहाँ पर क्या इम्पोज कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या समझ में आया, इसका रीजन ये समझ में आया कि क्या हो गया था, 3 एमएलए डिस्क्वालीफाइड हो गए थे, ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी मेजोरिटी को शो नहीं कर पाए, तो यहाँ पर इमरजेंसी लग गई। और फिर असेंबली को डिसोल्व कर दिया गया, और असेंबली डिसोल्व हुई तो उसके बाद नए इलेक्शन होते हैं और नए सीएम बनकर आते हैं। तो ये हमारी 3 इमरजेंसी की स्टोरी थी। डेट आपके पास लिखी हुई है। गवर्नर इस टाइम पे धनिक लाल मंडल जी थे, और सीएम साहब आपको पता है लिख भी दिया यहाँ पर, ओम प्रकाश चौटाला। तो ये पूरी की पूरी 3 स्टोरी आपको दिखाई दी। अब
मैंने आप लोग को इमरजेंसी का पूरा बैकग्राउंड बता दिया, ये पूरा रीजन है। कई बार ऐसी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन करेक्ट अबाउट सेकंड इमरजेंसी, थर्ड इमरजेंसी। तो अगर आपको ये पूरा सिस्टम पता है तो आप इजीली बता सकते हो, अच्छा ये इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है, सारी चीज़ें बता सकते हो। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, उसका जवाब मैं देता हूँ, वो वैसे भी मेरे को बढ़ाना ही था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाई तमिल एज सेकेंड लैंग्वेज। देखो, अपनी लैंग्वेज हरियाणा की हिंदी है। बंसी लाल जी ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई बच्चे का, इन्होंने तमिल को सेकेंड लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और हमारे जो इनसे पहले वाले जो सीएम साहब थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मतलब इस तमिल को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हटा दिया था। 40 साल तक तमिल जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज रही है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर तो तमिल बोलने वाले है ही नहीं। हमें तो भाई हरियाणवी समझ में आती है, हमें तो इंग्लिश भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात है यार, इसको वैसे मत लेना। देखो, सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्यों चुना, इसका आंसर आज की क्लास में आपको जानने को मिलेगा। बंसीलाल ने किया था, हटाया किसने था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेकंड लैंग्वेज हरियाणा की कौन सी रही थी? तमिल। किसने बनाई और किसने हटाई, वो भी पूछ सकता है। सुनना, देखो सबसे दो रीजन इसके बताए जाते हैं हरियाणा के सोर्सेज से, जो मेरे को पता चला है और जो हरियाणा के प्रोफेसर साहब जो अपनी किताबों में भी बताते हैं, और दूसरा बड़े बूढ़ों से भी जब आप बात करोगे तो वो भी यही इनके आसपास का रीजन बताएंगे। हुआ क्या था कि यार अभी कुछ टाइम पहले है ना, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी जो थे, हमारे जो है मतलब हमारे सीएम साहब जो है, वो एक स्पीच देते तमिल के अंदर। और जब ये तमिल के अंदर स्पीच देते हैं तो सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि यार बड़ी ज़बरदस्त तमिल भाषा बोलते हैं। तो मामला फिर उठा कि हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज तमिल तमिल तमिल, इसको लेकर बड़ा मामला बना। उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी आया। बंसी लाल जी ने क्यों बनाया, दो बातें बताई जाती है। देखो भाई, पंजाब वाले भाई साहब जो भी है, पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि, लेकिन हाँ रीज़न यही बताया जाता है कि यही कारण था। बंसी लाल जी की मंशा पहली जो थी, पहली मंशा ये थी कि बंसी लाल थोड़ा सा ना पंजाब से, आप देखोगे तो जब मैं सीएम के बारे में बताऊंगा तो कुछ बातें इनकी ऐसी दिखाई देगी कि जो थोड़ा एंटी पंजाब दिखाई देगी। बंसी लाल जी पंजाब को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, सच्चाई ये, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ भाई, इसलिए थोड़ा हिचक भी आ रही है बोलते हुए। बंसी लाल जो है पंजाब को इतना पसंद भी नहीं करते थे। उनको पता था कि अभी सेकंड लैंग्वेज की बात चल रही है, और अगर हम सेकंड लैंग्वेज नॉर्थ के किसी स्टेट को बनाते हैं, उत्तर के किसी स्टेट को बनाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हमने XYZ नॉर्थ वाले किसी स्टेट की लैंग्वेज को हमने अपना लिया, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि एक तो ये है कि हमारा नॉर्थ के साथ कल्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता, मतलब 70-80% तो मिलता जुलता ही है। यूपी हुआ, पंजाब हुआ, या फिर अपना बिहार भी हुआ, झारखंड, इनसे थोड़ा बहुत तो मिलता है ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अलग है, और आपको मिल जाएंगे। लेकिन साउथ से अपना मिलता है नहीं, ना नॉर्थ ईस्ट से मिलता है ना साउथ से मिलता है। अब कहोगे सर नॉर्थ ईस्ट को अपना लेते हैं, साउथ को अपना लेते हैं, और हमारे यहाँ पर बाकी स्टेट के अच्छे खासी मात्रा में दिखाई देंगे। दक्षिण साउथ इंडिया के लोग हरियाणा में इतने नहीं दिखाई देंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी दिख जाएंगे, गुजरात राजस्थान इनके तो दिख ही जाएंगे आपको आराम से, और इनके साथ तो हमारा कल्चर वैसे मिल रहा है। इनकी क्या मंशा थी, अगर हमारे यहाँ पर बात उठी सेकंड लैंग्वेज की तो मेरे को पंजाबी को चुनना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में क्या रहे, पंजाबी रहे। तो पंजाबी को डिनाई करने के लिए इन्होंने किसको तो चुन दिया, तमिल को। ये तो पहला रीजन है जो कहा भी जाता, सच्चाई भी है। अब दूसरा रीजन सुनो, इनसे पूछा गया कि भाई आपने तमिल को क्यों चुना। देखो, जब इन्होंने तमिल को एज ए सेकंड लैंग्वेज बनाया तो उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, उस टाइम पीरियड पे ये हुआ कि कल्चर प्रोटेक्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही थी। सदर्न जो इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, वहाँ पर उसके बहुत सारे हिस्से में
मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नॉर्थ वाले अलग रहते हैं, साउथ वाले अलग रहते हैं। इवन अपने उत्तर भारत के अंदर भी ये बात चली कि यार दक्षिण के अंदर कुछ आंदोलन चल रहे हैं लैंग्वेज को बचाने को लेकर, लैंग्वेज को लेकर भी कुछ मूवमेंट चल रहे हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। बंसी लाल ने एक तरीके की बाजी भी मार दी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, तमिल जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे, काफ़ी समस्या से गुजर रहे हैं, और मैं तमिल को एज ए सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, और इवन मैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हर एक के अंदर इसको फिक्स भी किया जाएगा कि सब लोग तमिल पढ़े। इससे ये शो हुआ कि नॉर्थ का साउथ के साथ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, उत्तर का दक्षिण के साथ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये अच्छी भी बात भी है। दूसरा ये हुआ कि हम दक्षिण से कटे हुए अपने आप को नहीं समझते और ना वो हमें समझते हैं। फिर तीसरा ये हुआ कि अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को के कल्चर को अपनाता है तो वो तो एक अच्छी बात होगी। तो इन्होंने रीजन ये दिया कि एक तो हम साउथ के कल्चर को, साउथ की लैंग्वेज को, साउथ की जो बाकी की जो चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने एक तर्क दिया कि हम लोग तमिल को सेकंड लैंग्वेज बनाएं। लेकिन यार सच्चाई आपको पता है, सच्चाई मेरे को पता है, खैर ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो मेन रीज़न ये कुछ 2 रीज़न इसके बताए गए। अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ का ये था कि भाई साउथ के लोग यहाँ पर नहीं थे कुछ। अब देखो होता क्या है, सुनना, हरियाणा के अंदर कोई मूवमेंट चल रहा है, सिंपल समझो इसको, हरियाणा में कोई आंदोलन चल रहा है। जब हरियाणा में ये आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन है, मान लो कि कोई भी स्टेट, मध्य प्रदेश का आंदोलन है, कोई मूवमेंट है, कोई जनजाति, कोई ट्राइब वहाँ पर मूवमेंट कर रही है, सॉरी मध्य प्रदेश में ही, पूरे इंडिया में ये छाया हुआ है। हरियाणा स्टेट आगे आकर एक डिसीजन ले दे और बोल दे कि मतलब इस टाइप की कोई चीज़ें दिखा दे, और वहाँ पर ये लगे कि हाँ भाई हरियाणा साथ में है। तो सेम चीज़ कब हुई थी तमिल के साथ, कुछ छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर, और उसी में बंसी लाल जी ने ये कहा कि मैं तमिल को सेकंड लैंग्वेज बनाता हूँ। और जब सेकंड लैंग्वेज बनाया तो फिर 40 साल तक वो सेकंड लैंग्वेज रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फिर स्टेटमेंट दी कि पंजाब अपना भाई है, और फिर उन्होंने तमिल को सेकंड लैंग्वेज के रूप में हटाया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।